हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, द वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों पर पूरे देश में हो हल्ला है और इस पर एक वीडियो आई है अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनकी इस वीडियो में आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगी। इन्होंने कई एक सवाल उठाए हैं उन लोगों पर जो सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले में स्टे लगवाने के लिए गए थे। पहला सवाल आपका यह है कि जब वहां सर्वे का ऑर्डर लोअर कोर्ट यानी जिला अदालत ने दिया है तो उसके खिलाफ स्टे के लिए फोरम बनता है हाई कोर्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों जंप कर गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरटेन किया, वो क्यों नहीं ये बताया कि आपको हाई कोर्ट जाना है। यानी सामान्य तौर पर जो कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जब कोई सीधे पहुंच जाता है तो यह कहता है कि आप हाई कोर्ट से होकर आइए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 71 में सुप्रीम कोर्ट को सीधे अधिकारिता दी गई है कि वे इन मामलों को सीधे सुन सकते हैं। कौन कौन से मामले हैं? मूल अधिकार से जुड़े मामले और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले। इसके अलावा जब कभी राज्य में टकराव होगा या राज्य केंद्र में टकराव होगा तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये 3 ऐसे विषय हैं जिस पर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। शेष मामलों में नीचे की अदालतों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान जो लिया गया है संभल मामले पर, उस पर यह संविधान के आधार पर आपत्ति की है कि जो मामला निचले न्यायालय में चल रहा था और वहां से वो सीधे आपके पास लाया गया तो आपको संविधान के प्रावधानों के तहत उसे हाई कोर्ट के लिए जाने के लिए कहना चाहिए था। वकील लोग इस तरह से बहस करते हैं, यह अलाउड होती है कि न्यायालय को इसमें सुनवाई की अधिकारिता संविधान के अंतर्गत है या नहीं है। तो आप ये मत कह दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या अश्विनी उपाध्याय। ये इनका सवाल है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। दूसरा, उससे भी बड़ा इन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्योंकि एक सिविल मामला था और सिविल मामले में जो पक्षकार यहां थे, एक गया सर्वे के लिए ऑर्डर लेने और दूसरा गया खिलाफत करने, वहां सर्वे का ऑर्डर आया तो जिसके खिलाफ सर्वे का ऑर्डर आया, जो पीड़ित था, वो सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं है। वहां बाहर के लोग पक्षकार बन गए। सिविल मामले में या किसी भी मामले में किसी फोरम पर जो निर्णय आता है उससे जो दुखी पक्षकार होता है वही ऊपर की अदालत में शिकायत करने का हक रखता है। जैसे आपके यहां जमीन का मुकदमा चल रहा हो, क बनाम ख का, अगर ख मुकदमा हार गया तो क्या गांव का कोई ग चला जाएगा अपील करने? ऐसा प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते अश्विनी उपाध्याय जी ये दूसरी शिकायत कर रहे हैं, दूसरी आपत्ति जता रहे हैं। यानी ये 2 आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर है, अधिकारिता को लेकर है, जिसका प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संभल वाले मामले में थोड़े समय के लिए स्टे लगाया है। सर्वे पर तात्कालिक फौरी रूप से स्टे लगाया है। वकीलों की जमात में कहा भी जा रहा है कि तात्कालिक एक मरहम लगाया है जिससे कि जो हिंसा बढ़ रही थी या उसकी प्रतिक्रियाओं में जो समाज में उन्माद आ रहा था उसी को रोकने का यह प्रयास भर है। अब मैं आता हूं वर्शिप एक्ट के प्रावधानों पर, जो मैं अपनी बात कहूंगा। ये तो इनकी बात हो गई, इनकी बात कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं और संदर्भ में लूंगा। दोस्तों, वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा गया, 1991 में लिखा गया। कब लिखा गया? जब बाबरी मस्जिद अभी गिरी नहीं थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरती है 6 दिसंबर 1992 को। अभी वो ढांचा था। कार सेवकों पर 1990 में गोली चल चुकी थी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत तेज चल रही थी। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने एक अधिनियम पारित करवाया था जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 यानी देश की आज़ादी की तारीख पर जिस किसी धार्मिक ढांचे का जो चरित्र है, जिस किसी धर्म का जो स्थान है,
वह उसी धर्म का माना जाएगा, उसके बारे में कहीं किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं होगा। यही तो है। चंद्रचूड़ जी ने यह कह दिया कि इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वे कराने पर रोक नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ। अब मैं आपके सामने अपनी ओर से कुछ सवाल डाल रहा हूं। यदि किसी ढांचे को लेकर यह विवाद हो जाए कि यह ढांचा हिंदू धर्म का है कि मुस्लिम धर्म का है, तो यह कौन निर्धारित करेगा? आखिर सवाल उठेगा ना कि 1947 15 अगस्त को यह किसका था? यह सवाल उठेगा। 15 अगस्त सन 47 को वो जिसका था उसका रहेगा, तो 15 अगस्त 1947 की तारीख पर वो ढांचा किसका था, इसकी तो जांच होगी। अगर कहीं कोई विवाद इस बात का, जैसे संभल में तमाम मंदिर पाए गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 1976 में, 78 में, 81 में और 92 में जो दंगे हुए, उन दंगों में वहां के लोग अपना घर बेचकर या भागकर पलायन कर गए। दोनों तरह के दावे हैं, मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बेच कर गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाग कर छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, एक सवाल तो बनता है कि आखिर किसी जगह से किसी कम्युनिटी विशेष को घर बेचकर ही अगर जाना पड़ रहा तो क्यों बेचना पड़ रहा है? यह तो गलत बात है ना। हम किसी सच्चाई को एकदम से नहीं ढक सकते। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में कत्लेआम हुआ, जिसके लिए मैं बीपी सिंह और भाजपा सरकार को दोष देता हूं, लेकिन कांग्रेस भी कभी उस पर सवाल नहीं उठाती कि आखिर वे किस मानसिकता के कौन से लोग थे जिन्होंने वहां कत्लेआम करके भगा दिया। और यही चुप रहना कांग्रेस का भाजपा को यह घोषित करने का मौका देता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, केवल मुसलमानों की पार्टी है। क्योंकि आप सच्चाई से आंख मूंद लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म की कुरीतियों पर जब कोई पार्टी, कोई समाज सुधारक, कोई नेता, कोई विद्वान, कोई जज बोलेगा तो उसका दायित्व तो बनता है कि उसी तरह की कुरीतियां अन्य समाजों में जो हैं और जो संविधान से बेमेल हैं उस पर भी वो टीका टिप्पणी करने से गुरेज न करे। मात्र इस आधार पर क्यों तो दूसरे धर्म की है, वह दूसरे धर्म की है, लेकिन संविधान सबका है। और यदि यह संविधान मानव गरिमा की बात करता है, नारियों के खिलाफ चलने वाली भेदभाव वाली कुप्रथाओं को त्यागने की बात करता है, तो फिर कहीं भी किसी भी नारी के खिलाफ कोई कुप्रथा चल रही तो त्यागने की बात होगी। कर्नाटका में जो लड़कियां हिजाब पहनकर आती थी, सिर पर दुपट्टा लगाकर आती थी, उसका जिस तरह से विरोध किया गया, हम उस तरीके का विरोध करते हैं। लेकिन अगर कोई हलाला पर सवाल उठा दे और उस पर कोई कह दे नहीं चुप रहिए आपने गलत कर दिया, तो यह भी गलत है। आपको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये जो द वर्शिप एक्ट 1991 में बना, तो क्या इस अधिनियम के आ जाने से यह सवाल उठाना प्रतिबंधित हो जाएगा कि इस धार्मिक स्थल का चरित्र 15 अगस्त 1947 को क्या था? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अधिनियम कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का जो चरित्र 15 अगस्त 1947 को था वही चरित्र उसका माना जाएगा। तो कहीं भी अगर कोई सवाल उठाएगा कि 15 अगस्त सन 1947 को ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। ये जो मंदिर है, ये मंदिर नहीं था, गुरुद्वारा था। ये जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नहीं था, ये जो है जैन तीर्थ स्थल था। कोई भी कहीं उठा दे, ये बौद्ध स्तूप था, कोई कहीं उठाए, तो सवाल उठाने पर तो रोक लगा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद कह रहा है अधिनियम कि 15 अगस्त 1947 को उसका जो चरित्र था वही माना जाएगा। तो पहले अगर सवाल यह उठा कि इसका चरित्र क्या था, तो यह तो निर्धारित करने के बाद ही ना घोषणा करेंगे कि इसका चरित्र मस्जिद है इसलिए इसको मस्जिद माना जाए, इसका चरित्र मंदिर है इसलिए मंदिर माना जाए, इसका चरित्र बौद्ध मठ है इसलिए इसको बौद्ध स्तूप मठ जो भी कहिए माना जाए, इसका चरित्र चर्च है चर्च माना जाए। तो सवाल उठाने पर तो रोक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अधिनियम यह कहता है कि उस तारीख पर उस धार्मिक स्थल का जो चरित्र था वही उसे माना जाएगा। तो उस तारीख पर उसका
क्या चरित्र था, यह निर्धारित करने के बाद ही घोषणा की जाएगी कि इसका यही चरित्र था। जैसे हम किसी जमीन पर बसे हुए हैं, घर बनाकर रह रहे हैं, पूरा गांव, पूरा समाज देख रहा है कि हम वहां रह रहे हैं। एक आदमी गया, अदालत में मुकदमा कर दिया और बोला कि वो कब्जे में है, जबकि व्यवहार में मैं कब्जे में हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अदालत क्या कह देती है कि नहीं भाई, जो कब्जे में है उसी को हम मान लेंगे, कि अदालत ये निर्धारित करती है कि कौन कब्जे में है। मैं हूं कब्जे में, फिर भी अदालत तो निर्धारित करेगी ना कि ये है कि नहीं है। तो उसी तरह से अगर विंध्याचल में भगवती मां का मंदिर है और कोई विवाद अगर होता है, तो वह 15 अगस्त सन 47 को मंदिर था कि नहीं था, यह निर्धारित करने के बाद ही तो कहा जाएगा कि इसका चरित्र मंदिर का था, इसलिए मंदिर है। और इस निर्धारण के लिए सर्वे न करवाएं तो कैसे करेंगे, जरा बताइए आप। इसीलिए चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा था कि यह अधिनियम सर्वे पर यानी निर्धारण पर रोक नहीं लगाता। इस देश में क्या हो गया है कि कुछ लोग किसी बात को समझे बूझे बिना उस पर तुरंत टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए मैं चंद्रचूड़ के फैसले पर बोलने से पहले रुक गया था। बहुत बार ऐसे फैसले आए हैं कि विद्वानों को रुकने पड़ रहे हैं, क्योंकि फैसले तो उचित हैं, लेकिन जो फैसले का विरोध करने वाले जनमानस में लोग हैं, वे चाहते हैं कि इस तरह का ही फैसला आए। ऐसा न आने पर एकदम उसके पीछे लग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना की जानी चाहिए, पूरी छूट है, लेकिन निर्णय तो मानना पड़ेगा ना। तो दो बातों पर सर्वे होगा इस अधिनियम के बाद भी। एक तो यह कि जिस किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को विवादित किया जा रहा है, उसका चरित्र 1947 15 अगस्त को क्या था, इसके लिए सर्वे होगा। जो निकलेगा वही माना जाएगा, एक। और दूसरा कि आज अगर कहीं कोई मंदिर दिख रहा है और कोई कह दिया कि नहीं साहब यहां तो चर्च था और यह 1986 में बदला गया, वह पक्ष दावा करेगा नहीं साहब सन 47 से पहले से था, ये दावा करेगा वो, ताकि उसका चेक न हो। तो चेक करने के बाद ही तो होगा कि यह सन 86 में बदला गया कि सन 46 में बदला गया था। अगर 46 में बदला गया तो जो बन गया वही माना जाएगा, लेकिन सन 86 में बदला गया, 96 में बदला गया, 76 में बदला गया, 70 में बदला गया, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद अगर बदला गया, तब तो जांच के बाद अगर पता चलता है कि यह बदला गया, तो जो मूल था वही रखा जाएगा ना। आप बताइए। तो ये दोनों ही प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए सर्वे पर रोक लग ही नहीं पाएगी। सर्वे होगा, लोगों को इस सवाल से संवेदनशीलता के स्तर तक जाने से बचना होगा। वैसे तो बड़ा अच्छा होता, मैं अपने निजी विचार बता रहा हूं, अभी तक मैं एक अधिवक्ता के रूप में, एक वकील के रूप में, एक कानून के विद्यार्थी के रूप में अपने विचार रखा। जहां तक मेरे निजी प्रश्न हैं, जब तक नफरत की बातें चलेंगी तब तक देश में यही होगा। और नफरत की बात बड़े चालाकी से कुछ लोग केवल एक तरफ ढकेल दे रहे हैं। जैसे जस्टिस शेखर यादव जी ने बहुसंख्यकवाद शब्द कहा था, बहुसंख्यक की बात चलेगी कहा था, तो उस पर जिस तरह के सोशल मीडिया के कुछ समाज सुधार के ठेका लेने वाले लोग उछल पड़े एकदम से, वे ही लोग हर महफिल में, हर मंच पर, हर भाषण में बहुसंख्यक की जगह बहुजन बोलते हैं। ये बहुजन और बहुसंख्यक में क्या अंतर है आप बताइए? सर्वजन क्यों नहीं बोलते हैं? संविधान तो सबकी बात करता है ना। तो ये बहुजन और बहुसंख्यक में क्या अंतर है आप बताइए? आपने मान लिया कि बहुजन का मतलब सवर्णों के अलावा जो लोग हैं वो हैं। आपने बहुसंख्यक का मतलब मान लिया कि बहुसंख्यक का मतलब मुसलमानों के अलावा जो हैं वो हैं। दोनों ने ही तो समाज को बांटा कि नहीं बांटा आप बताइए? लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि बहुसंख्यक की आलोचना करने वाले अपने मंचों से बहुजन के नाम पर रोज भाषण दे रहे हैं। उनके भाषणों में आ रहा है चमार, कुर्मी, कोयरी, यादव एक हो जाओ। क्यों भाई? कहीं कबीरदास ने ऐसा नारा लगाया था? कहीं गुरु नानक ने कहा है? कहीं बाबा साहब ने कहा है?
और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ऐसे नफरती भाषण देने वाले सामाजिक न्याय की मांग करने के नाम पर ये सब कह रहे हैं। ये लोग एक ही टोली के लोग हैं जो अलग अलग बेस में हैं। आपको आज नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप मेरी टाइटल देखेंगे पंकज त्रिपाठी तो कहेंगे कि हमारे मंच से जो बहुजन बहुजन कह के हमको जागृत कर रहा है उसको ये मना कर रहे हैं। वो कहीं नहीं जागृत कर रहे हैं ऐसे लोग, वो आप में भी नफरत भर रहे हैं और इससे संविधान कमजोर होगा। आप बता दीजिए कि कल जस्टिस शेखर यादव जब कहेंगे कि बहुसंख्यक और बहुजन एक है तो कैसे, कौन सा शब्द शास्त्री दोनों के अर्थ को अलग करेगा? शब्द शास्त्री। और जैसे ही कोई इनके मूल अर्थों में जाएगा तो दोनों तो एक ही तरह के अर्थ हैं। आप बताइए, दोनों में से कोई भी सर्वजन की बात नहीं किए। बहुजन वाला भी यही कह करके अपने को सत्यापित करेगा, सही साबित करेगा कि बहुमत की सरकार है। लोकतंत्र में कहा गया है कि जो बहुमत में आएगा वो सरकार में बैठेगा, तो बहुजन कैसे गलत हो गया? यही बात शेखर यादव भी कह देंगे कि बहुमत की सरकार है, बहुसंख्या गिनी जाती है, बहुसंख्यकवाद पर ही तो संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है। लेकिन दोनों के ही भाषणों में छली कौन जाएगी? भारत की जनता। सभी लोग छले जाएंगे। इसीलिए इसका उपाय यह नहीं है कि आप कानून बनाकर रोक दीजिए। कानून बनाकर अगर आप रोक देंगे तो अभी जहां ये इशारा कर रहे हैं, अभी मैं इनको एक बार फिर से कोट कर रहा हूं अश्विनी उपाध्याय को। इन्होंने कहा है कि किसी भी अधिनियम के जरिए किसी विवाद को न्यायालय में ले जाने से रोका ही नहीं जा सकता है। यह तो एक तरह से यह है कि समाज अपना न्याय खुद करे, हमारे पास न आए। और इन्होंने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर एक बहुत गंभीर बात उठा दी है। आप उससे सहमत होंगे नहीं होंगे, मैं उससे सहमत हूं नहीं हूं एक अलग बात है, लेकिन बात बड़ी गंभीर उठा दी है। यह कह रहे हैं कि किसी ढांचे का रूप देखकर नहीं पता लगा लिया जाएगा या दावा किया जाएगा कि यह मंदिर है कि मस्जिद है। मस्जिद की शक्ल में जो दिख रहा है वो मंदिर हो सकता है। अब बताइए क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? फिर तो अदालत में जाएंगे ना। अभी कोई कहेगा कि ये जामा मस्जिद मस्जिद नहीं है, यह हिंदुओं का मंदिर है, एक विशेष तरह की पूजा स्थली है, तो अब इस पर तो यह एक्ट लागू ही नहीं होगा। वो कहेंगे कि नहीं, वो सन 47 को भी मंदिर ही था, आज भी मंदिर है। तो विवाद को सुनने से अगर रोकेंगे तो भीड़ जाके कहे कि नहीं भाई यहां पूजा थी। कैसे रोकेंगे आप बताइए? यानी अंत में आपको अदालत को हस्तक्षेप करने के लिए रास्ता खोलना ही पड़ेगा। समझिएगा मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं कि आप कहेंगे कि अदालत में जाना मना है, तो ये अदालत में नहीं जाएंगे। अभी तक जो सर्वे लेकर आ रहे हैं अदालत में नहीं जाएंगे। ये कहेंगे कि जामा मस्जिद जो है ये मंदिर है और सन 47 से मंदिर है, वहां लाखों में धार्मिक लोग पहुंचेंगे। आप अदालत जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं सन 47 15 अगस्त पहले से मंदिर है, अदालत कैसे आप जा सकते हैं? तो अदालत कौन पक्ष जाएगा? अब जो ये कहेगा कि मंदिर नहीं मस्जिद है, गया कि नहीं गया अदालत? क्योंकि सड़क पर तो न्याय होगा नहीं। आप अदालत जाने से कैसे रोक सकते हैं किसी को? इसलिए 1991 का अधिनियम जो न्यायालय में विवाद को ले जाने पर रोक लगाता है वह संविधान के खिलाफ है। उसमें यह लिखना चाहिए केवल कि किसी भी मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल का निर्धारण करते समय 15 अगस्त 1947 को उसका चरित्र देखा जाएगा और उस तारीख को जो उसका चरित्र होगा वही उसे माना जाएगा, ताकि उसका निर्धारण न्यायालय में हो। आप ये नहीं कह सकते कि उस पर मुकदमा ही नहीं चलेगा। तो सिविल अदालतों में कॉग्निजेंस लेने पर रोक की जो बात हो रही है यह संभव ही नहीं है। कभी भी कोई अदालत में जाएगा तो उसको सुना जाएगा, सुनने के बाद ही यह निर्धारित होगा कि 15 अगस्त 1947 को इस ढांचे का चरित्र क्या था, और इस चरित्र के निर्धारण के लिए वहां के लोगों से मत लिए जाएंगे, दीवारों की चित्र लिए जाएंगे, जो भी निर्धारण के मापदंड होते होंगे वो लेने ही पड़ेंगे। तो बचने का रास्ता क्या है? बचने का एक ही रास्ता है, आपसी सौहार्द। और ये आपसी सौहार्द के लिए जो लोग भाईचारे की राजनीति करने का तमाशा किए हैं, सड़कों पर मोहब्बत की दुकान खोले हैं, वे सरेआम हिंदुओं में जो जातिवादी घृणा फैल रही है उसको बढ़ा रहे हैं। वे भी पूर्णतः भाईचारे की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाइयों,
संविधान के साथ चलने से ही शांति आएगी, अहिंसा आएगी। इसीलिए मैं सभी महापुरुषों को नमन करने की बात करता हूं, इसीलिए मैं सभी को लेकर चलने की बात करता हूं। नहीं तो तरह तरह के सवाल जैसे अभी तक कुछ महापुरुषों पर खड़े हुए हैं, जो शेष महापुरुष हैं जिन पर अभी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल करने लगेंगे। कल मैंने लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नंबर 7 पर कुछ लोगों को ऐसे सवाल उठाते सुना है। उन सवालों को मैं आपके बीच रखूंगा इस चैनल पर, जिससे कि पता चले कि समाज में किस तरह के सवाल हो रहे हैं। चूंकि मैं उन लोगों से अपरिचित था, इस नाते मैं जाकर उनसे बात नहीं किया, लेकिन वे सवाल बड़े गंभीर थे। समाज में अगर अंदर चल रहे हैं तो बड़े गंभीर थे। तो इस नाते मेरा यही निवेदन है कि कोर्ट के रास्ते को बंद कर देंगे तब भी समाज में आप इन मुद्दों का उठना नहीं बंद कर पाएंगे। इन मुद्दों को उठना अगर बंद करना है तो सब में भाईचारा, प्रेम, करुणा की बात करनी होगी। कांग्रेस के पास आज भी यही एक मुद्दा है कि हम इनका उनको देंगे, यही मुद्दा है। तो कांग्रेस पर सवाल उठेगा कि जिस दिन कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन किया, उस दिन क्या दलित अमीर थे? उन जमींदारों की संपत्तियां लेकर के दे दिए होते दलितों को? क्यों नहीं दिए तब? आज जिनको दे दिए उनसे छीन कर यहां बसाएंगे। जरा आप बताइए कि किसी धार्मिक स्थल का चरित्र नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कहीं कोई व्यक्ति कहीं घर बनाकर बैठ गया है, उसके नाम पर खतौनी है, बैनामा है, ये संपत्ति के वितरण के नाम पर उसको उजाड़ कर बांटेंगे? देंगे राहुल गांधी जवाब? अनावश्यक लोभ भर रहे हैं लोगों के मन में, हिंसा का भाव भर रहे हैं और भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की बात भी कर ले रहे हैं। यही हाल मोदी जी का है, संविधान को माथे पर भी लगा ले रहे हैं और आए दिन हिंसा की बातें हो रही हैं। यही हाल सारे नेताओं का हो गया है, लेकिन जनता भी इसमें कम दोषी नहीं है। वो ऐसे ऐसे लोगों को अपना मसीहा, नेता, समाज सुधारक मान रही है कि अगर उनकी गलती कोई गिना दे रहा तो गाली देकर बात कर रही है। कर लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि हिंसा चाहे किसी भी बहाने से आएगी, वर्ग में विभाजन चाहे किसी भी नाम पर होगा, यदि वह जन्म के आधार पर है, धर्म के आधार पर, दो आधार बता रहा हूं, जन्म और धर्म, यानी वो अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं है, वो विकलांग और स्वस्थ, जिसको मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, उस आधार पर नहीं है, वो बीमार को इलाज, स्वस्थ का इलाज तो होगा नहीं, तो बीमार और स्वस्थ के आधार पर नहीं है, वो गरीब और अमीर के आधार पर नहीं है। तो ये जितने भी वर्गीकरण करने वाले हैं वे सब संविधान के छुपे दुश्मन हैं। आज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ना आए, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। जय संविधान।